नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर 8 का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को बिहार बोर्ड द्वारा कई बार रिपीट भी किया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न यह है कि यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है? इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी गोनोरिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यौन संचारित रोग इनमें से सभी है। एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। यहाँ पे गोनोरिया गलत टाइप हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि टी लिम्फोसाइड उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइड कहाँ से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए पेट से, ऑप्शन बी थाइमस से, ऑप्शन सी यकृत से, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा से। तो टी लिम्फोसाइड कहाँ से उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अबूर्दीय विषाणु कारक है। अबूर्दीय विषाणु किसका विषाणु कारक है? तो कैंसर का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? इनमें से कौन है जो विषाणु के द्वारा होता है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से कौन है जो विषाणु जनित रोग है? तो पोलियो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि रुधिर में पाए जाने वाला दायोग्लोबिन है। तो रुधिर में पाए जाने वाला दायोग्लोबिन कौन है? तो IgM। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? इनमें से कौन है जो यौन संचारित रोग है? ऑप्शन ए गोनोरिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन यौन संचारित रोग है? तो गोनोरिया यौन संचारित रोग है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कैंसर का कारक कौन है? तो ऑप्शन ए ऑन्कोजीन्स, ऑप्शन बी अबूर्दीय विषाणु, ऑप्शन सी
दोनों ए तथा बी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कैंसर का कारक कौन सा है? तो ऑन्कोजिन्स और अबुदिया विषाणु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सुजाक यानी गोनोरिया रोग है। सुजाक गोनोरिया रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जल जनित रोग, जल के द्वारा होता है, या हवा के द्वारा होता है, या यौन संचारित रोग है, या रोग ही नहीं है। तो सुजाक गोनोरिया यौन संचारित रोग है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उदासीन से, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट से, ऑप्शन सी एंटीबॉडी से, ऑप्शन डी एलर्जी से। तो हिस्टामिन किससे संबंधित है? तो एलर्जी से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है? डेंगू बुखार है वह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु के, ऑप्शन बी विषाणु के, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ के कारण या कृमि के कारण। तो डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि यौन संचारित रोग कौन सा है? यौन संचारित रोग इनमें से सभी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किस बीमारी को पता लगाने के लिए इसका जांच किया जाता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, यहाँ पे कुछ गलत टाइप हुआ है, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड यहाँ पे होगा शायद, टाइपिंग में मिस्टेक है। बी ऑप्शन को मारते हैं टिक और चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है? इनमें से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन ए अमीबिएसिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी कालाजार, ऑप्शन डी सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है? तो इनमें से सभी अमीबिएसिस, मलेरिया, कालाजार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि विषा जो सामान करते हैं, यहाँ पे कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ रहेगा,
ऑप्शन ए अबुर्दिया विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु भोजी, ऑप्शन सी TMV, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो विषा जो सामान्य करते हैं वह है अबुर्दिया विषाणु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या होता है। ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से एक प्रकार का मेथिडीन होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एंटीहिस्टामिन स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। एंटीहिस्टामिन स्टेरॉइड के प्रयोग से किस बीमारी से शीघ्रता से आराम मिलता है। ऑप्शन ए एलर्जी से, ऑप्शन बी नसिया से, ऑप्शन सी कफ से, ऑप्शन डी सिर दर्द से। तो एंटीहिस्टामिन स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है तो एलर्जी से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावी होती है। मतलब एड्स जिसको होता है उसको कौन सी सर्वाधिक कोशिकाएं प्रभावित करती है। ऑप्शन ए बी सेल्स, ऑप्शन बी टी सेल्स, ऑप्शन सी मोनोसाइराइड्स, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। तो एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावी होती है। तो टी सेल्स। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है। जो मानव में अधिक कैंसर होता है उस कैंसर का नाम क्या है। ऑप्शन ए मिलेनोमा, ऑप्शन बी लिम्फोमा, ऑप्शन सी सार्कोमा, ऑप्शन डी कार्सिनोमा। तो मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है। तो कार्सिनोमा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह क्या होता है। ऑप्शन ए पाचन को अच्छा करने में सहायता करता है, ऑप्शन बी RBC संख्या को बढ़ाता है, ऑप्शन सी प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी शरीर से ऊष्मा तंत्र को सही करता है। तो टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि LSD प्राप्त होता है। LSD किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कवक से, ऑप्शन बी लाइकेन से, ऑप्शन सी शैवाल से,
ऑप्शन डी जीवाणु से। तो LSD किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि PCR से जांच होती है। PCR से किसकी जांच होती है? ऑप्शन ए HIV का, ऑप्शन बी कैंसर का, ऑप्शन सी क्षय रोग का, ऑप्शन डी हैजा का। तो PCR से जांच होती है। तो PCR से HIV की जांच होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 20 दिसंबर को, ऑप्शन सी 1 जून को, ऑप्शन डी 1 दिसंबर को। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। ए ऑप्शन भले डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एड्स का कारक कौन सा है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी HIV वायरस, ऑप्शन डी ट्राइकोमोनास। तो एड्स का कारक कौन सा है? तो HIV वायरस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है? एड्स का कारण HIV वायरस है। HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को खत्म करेगा या उस पर वार करेगा? ऑप्शन ए हेल्पर T लिम्फोसाइट को, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट को, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट्स को, ऑप्शन डी थ्रोम्बोलाइट को। तो एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करेगा? तो हेल्पर T लिम्फोसाइट को नष्ट करेगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी DPT, ऑप्शन सी TT, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है? तो BCG का टीका प्रयुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी क्षय रोग, ऑप्शन डी पोलियो। तो ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो कैंसर के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि डिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। डिपल एंटीजन टीका का उपयोग क्यों नहीं होता है? तो डिप्थीरिया के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? ऑप्शन ए बी कोशिका पर, ऑप्शन बी टी कोशिका पर, ऑप्शन सी एपिथेलियम कोशिका पर, ऑप्शन डी टी कोशिका पर। तो HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो टी कोशिका पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। हेल्पर टी कोशिका पर, डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एलर्जी, ऑप्शन बी टीका, ऑप्शन सी एंटीबॉडी, ऑप्शन डी एंटीजन। तो ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो एलर्जी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियों हैं। एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षी कौन है? ऑप्शन ए IgA प्रकार के, ऑप्शन बी IgE प्रकार के, ऑप्शन सी IgM प्रकार के, ऑप्शन डी IgG प्रकार के। तो एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं IgE प्रकार के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिजूयक द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए त्वचा कैंसर, ऑप्शन बी है ज्वर, ऑप्शन सी इटेरिक ज्वर, ऑप्शन डी गलगंड। तो इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिजूयक द्वारा उत्पन्न होती है? तो है ज्वर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? प्रश्न यह है तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलोमीन का रक्त में स्राव, ऑप्शन बी व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि, ऑप्शन सी इनमें से दोनों ए तथा बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तंबाकू के सेवन से शरीर में
कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है? ऑप्शन ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग, क्षय रोग और हैजा यह सभी जीवाणु जनित रोग है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कैंसर किस कारण से होता है? ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी ऑन्कोजीन्स के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कैंसर किस कारण से होता है? तो ऑन्कोजीन्स के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि यौन संचारित रोग है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी गोनेरिया, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो यौन संचारित रोग कौन है? तो गोनेरिया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए कैंसर का, ऑप्शन बी ऑन्कोजीन्स का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी विषाणु का। तो ऑन्कोजीन्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑन्कोजीन्स होगा या कैंसर होगा। हमारे हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए हरा शैवाल, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी लाल शैवाल। तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? तो हरा शैवाल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह कौन है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह कौन सा है? ऑप्शन ए माइक्रोबस, ऑप्शन बी जैविक खाद,
ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी जैविक कीटाणुनाशक। तो भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह जैविक खाद है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन बी IgE, ऑप्शन सी IgA, ऑप्शन डी IgA। तो समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। तो IgE। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है। एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण क्या है? तो एलिसा जांच। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रचलित नहीं है? मतलब कैंसर के इलाज के लिए कौन सा प्रचलित इनमें से नहीं है? तो फिजियोथेरेपी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से प्रतिजीवता उत्पन्न करने वाली बीमारी कौन है? ऑप्शन ए त्वचा कैंसर, ऑप्शन बी है ज्वर, ऑप्शन सी इंटेरिक ज्वर, ऑप्शन डी गलकंड। तो इनमें से प्रतिजीवता उत्पन्न करने वाली बीमारी कौन सी है? तो है ज्वर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन एक स्वप्रतिरक्षा का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो स्वप्रतिरक्षा का उदाहरण है? तो इसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मनुष्य में वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से मौजूद रहती है कहलाती है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मनुष्य में वह प्रतिरक्षा जो जन्म के साथ से मौजूद रहती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सहज प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी उपार्जित प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी स्वप्रतिरक्षा, ऑप्शन डी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो मनुष्य में वह प्रतिरक्षा जो जन्म के साथ से मौजूद रहती है क्या कहलाती है? तो सहज प्रतिरक्षा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि रोगी के शरीर में रोगाणु को नष्ट करने वाली औषधियाँ हैं।
रोगी के शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करने वाली औषधियाँ कौन इनमें से कौन है? तो ए ऑप्शन प्रतिजैविक सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित रोग कौन सा है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इनमें से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित रोग कौन सा है? तो अमीबता, यहाँ पे दूसरा कुछ रहेगा। ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी काला ज्वर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित रोग कौन सा है? तो अमीबता, मलेरिया, काला ज्वर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन कृमि जनित संक्रमण रोग नहीं है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इनमें से कौन कृमि जनित संक्रमण रोग नहीं है? तो हेपेटाइटिस सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से फफूंदी द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो फफूंदी द्वारा उत्पन्न होता है? तो दादर एवं सल्की विच्छित्या सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेकर। देखिए जितना प्रश्न बचा है अगली वीडियो में हम दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर।